पिछले 35 वर्षों से समाज सेवा तथा साहित्य सृजन कर रही हैं इंदौर की अमिता मराठे। आदर्श लेखन के तहत उनकी कृतियां जीवन मूल्यों के प्रेरक प्रसंग, नई दिशा, मनोगत, नशेनी फुआर, ओस की बूंद, उन्नति पथ, प्रेरणा सागर रही हैं। रूहानी योग, शारीरिक योग में आपकी गहरी रुचि है। असहाय दिव्यांग बच्चों, महिलाओं की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित अमिता मराठे ने वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस को खास मुलाकात दी और काफ़ी दुखी मन से कहा कि खिलाड़ियों और साहित्यकारों, कलाकारों को सरकार कुछ भी मदद नहीं कर पा रही है। ये चिंताजनक है। मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में समस्त दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे हमारी एक परंपरा है और एक श्रृंखला है कि साहित्य कला के विकास में हम लोग दिखाते आ रहे हैं कई प्रबुद्ध साहित्यकारों के साक्षात्कार। आज हम लेने जा रहे हैं साक्षात्कार अमिता मराठे जी का, जो कि काफ़ी प्रबुद्ध हैं, काफ़ी शिक्षित हैं। MA LLB आपने किया है और 1947 का आपका जन्म है। पहला प्रश्न आपसे ये होगा कि आपके माता पिताजी का क्या शुभ नाम है? मेरे माँ का नाम जो है शारदा देवी। हाँ। और पिताजी जो थे वे विनायक राव। और पिताजी उस समय के काफ़ी नामी ग्रामी महाराजा शिवाजीराव स्कूल जो है उसके लिए प्रिंसिपल थे। और इसके साथ में वे काफ़ी मतलब ख्याति प्राप्त शिक्षक थे। उसमें संस्कृत और गणित ये उनका विशेष विषय था। आपको प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई साहित्य लिखने की? देखो, मेरे ये जो है मेरी साहित्य में जो रुचि है वो रुचि मेरे पिताजी जो है उनको खुद को ही साहित्य में इतनी ज़्यादा रुचि थी कि वे पूरे ऋग्वेद, यजुर्वेद, चारों वेद उनके पूरे कपाट साहित्य से भरे रहते थे। और इतनी सुंदर रीति से वो सजाकर इतने व्यवस्थित रूप से टाइम से ही उसको पढ़ते थे। निश्चित ही बच्चों पर उनका प्रभाव पड़ा, जितना प्रभाव मुझ पर भी पड़ा। और मुझे ऐसा लगा कि निश्चित रूप में अपने को कुछ न कुछ लिखना चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी आत्मकथा लिखी। उस आत्मकथा को पढ़ने के बाद में ही मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरे को कुछ लिखना चाहिए। जब मेरे पिताजी ने इतना सुंदर लिखा है तो मैं भी कुछ लिखूं। अब क्या होता है कि इंसान के सामने बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि उन परिस्थितियों को देखने के बाद में वह ज़्यादा समय जो अंदर रख सकता है वो उसको निभा लेगा, परंतु जो अंदर नहीं रख सकता है वो किसी रीति से बाहर निकालता है। तो मैंने कलम उठाई और उसको लिखना शुरू किया। और उस कलम ने मुझको कुछ ताकत दी, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी मेरे को ताकत मिली। तो ये लिखने का मेरा प्रारंभ जो है ये कहो आप बचपन से ही है, क्योंकि बचपन से ही पिताजी को देखते रहे तो बचपन से ही। बहुत अच्छे जवाब आपसे मिल रहे हैं। रचना धर्मिता से आप जुड़ी हुई हैं, समाज सेवा से भी आप जुड़ी हुई हैं। आप किन साहित्यकारों को और कवियों को पसंद करते हैं? देखो, मेरे को पहले भक्ति शरण गुप्त जो है उनका काव्य पाठ मेरे को वो पढ़ने पर मैं बहुत प्रभावित हुई थी। उसके बाद में रामधारी सिंह दिनकर जी, निराला जी के तो मुझे ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा था शायद वो मतलब उनके काव्य पाठ का कार्यक्रम भी मैंने बचपन में बहुत छोटी थी तब मैंने देखा भी था। तो उस समय वहाँ का वातावरण और वहाँ के लोग और उन लोगों को समझ रहे हैं, वो खुद साक्षात मूर्ति जो है वो मेरे को भी अभी भी याद आता है कि बड़े भव्य उनका ये था। वो भी थोड़ा सा प्रभाव मेरे पे पड़ा। तो ये लोग जो है इनका मैं साहित्य पढ़ी, पर कॉलेज में जब मैंने हिंदी में किया तो लाइब्रेरी में बैठ कर इन लोगों को साहित्य में पढ़ती थी। अब उस साहित्य का मेरे पर कैसा और किस प्रकार से प्रभाव पड़ा ये मैं नहीं कह सकती, परंतु ये निश्चित है कि मेरी जो कलम है वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है कि वो लोग कैसे विचार सके थे। जिस समय सारी दुनिया में नफरत का माहौल हो, रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा हो, मणिपुर में भी हिंसा जारी हो, ऐसे समय आप एक साहित्यकार होने के नाते क्या संदेश देना चाहिए? मणिपुर के ही झगड़े नहीं, पूरी दुनिया में जो झगड़े चल रहे हैं
यदि मान लो उस झगड़ों के पीछे कोई एक मूल बात यदि समझी जाए तो आज इंसान की ना समझी है। और यदि इंसान समझ ले कि हम क्यों झगड़ रहे हैं, यही बात उसको यदि समझ में आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि झगड़े से समाप्त हो जाएंगे। पर ये झगड़े तब तक चलते रहेंगे, क्लाइमैक्स तक, मतलब अंत तक, चोटी तक चलते रहेंगे। और ये झगड़ों में अज्ञानता के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं, क्योंकि ज्ञान ये सबसे श्रेष्ठ है। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही यदि इंसान तैयार होता है तो उसे अपने इस पंच तत्व से बने इस शरीर में बैठी हुई जो श्रेष्ठ आत्मा है उसकी पहचान उसको हो सकती है। और जब वो पहचान हुई तो वह निश्चित रूप से मणिपुर के संघर्ष जो चल रहे हैं बेहद मन को पीड़ित करने वाले हैं, त्रासदी देने वाले हैं। एक ही नहीं, अरे चारों तरफ रोज समाचार पत्र को जब अपन खोलते हैं तो ऐसा पता चलता है कि अरे ये क्या है, कैसे पढ़े उसको, कौन सा कॉलम अच्छा है जिसको हम पढ़कर अपने मन को संतोष प्राप्त कर सके। सब दूर वही बातें। इसका एक मूल कारण है इंसान की अज्ञानता। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और शांति के लिए, धर्म के लिए, आध्यात्मिक गतिविधियों में काफ़ी अग्रणी है। काफ़ी महिलाओं के लिए शानदार काम किया उन्होंने और प्रबुद्ध जन तैयार किए। ऐसी शांति का संदेश देने वाली संस्था से आप कब से जुड़ी और उस संस्था के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहिए? मैं इस संस्था से 1998 से जुड़ी हूँ, 98 है ना। और क्यों जुड़ी मैं, मेरा लक्ष्य ऐसा था कि मैं करीब 1988 से मैं ऐसी संस्था से, दिव्यांग संस्था से जुड़ी हुई हूँ। उस संस्था में मैं अपनी पूरी सेवा देती थी, एन ख्याल में साहित्य, और वहाँ पर भी साहित्य की सेवा करती थी। वो कैसे कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, बड़े प्रतिभावान हैं, उन प्रतिभावान बच्चों को मैं आगे लाकर उनको लिखती थी और समाचार पत्र में देती थी कि बच्चों की सहायता इस प्रकार से की जानी चाहिए। तो वहाँ मैंने ये देखा कि कुछ कमजोरी है अपने में, और वो कमजोरी ऐसी है कि इन दिव्यांग बच्चों को देखने के बाद में खुद स्वयं ही ऐसे हो जाते हैं निराश, उदास, क्या कैसे इनकी मदद करें। यदि मुझ में ताकत ना होगी तो मैं इनमें ताकत कैसे भरूँगी, ये सवाल मेरे को बार बार संघर्ष करता था अंदर। और फिर मैंने ये सोचा कि इसके लिए कौन सा इलाज हो सकता है, तो मैंने यहाँ प्रवेश किया। और जब मैंने यहाँ प्रवेश किया तो आपको वाकई में बड़ा आश्चर्य लगेगा कि एक 13-14 साल की बच्ची ने मेरे को पूरा ज्ञान क्या है जो वो ज्ञान दे रहा है वो मेरे को समझाया है। और उस समय वो समझने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पैर ज़मीन पे नहीं है, ऊपर चल रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे वो समझकर मेरे सब सवालों के आंसर, उत्तर मेरे को मिल रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब पूरा ज्ञान मैंने ले लिया है उसके बाद में फिर मैंने नियमित रूप से इसमें जाना प्रारंभ किया। और नियमित रूप से जाने के बाद में मेरे को जो आज भी मिल रहा है उसका प्रयोग कर रही हूँ। मीन्स उस योग का मैं प्रयोग करके इन बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आज भी संस्था में हूँ, वह संस्था जो है 50 साल पूरे कर रही है अभी। और उसमें मैं जो भी वर्क कर रही हूँ वो काम केवल आप शिव बाबा के मतलब है यहाँ जो ज्ञान ग्रहण किया उसका उपयोग करते हुए कर रही हूँ। तो मुझे बड़ा संतोष होता है। मीन्स उसमें ये प्राप्ति होती है कि हम गलत नहीं हैं, हम सही चल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं और इन बच्चों को सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। आज दुनिया के सभी भ्रष्ट लोगों के बीच में बैठना होता है, ऐसे संस्थाओं के बीच में काम करना। मीन्स ऐसे लोग हैं जिनके बीच बैठे हैं परंतु अपने में वो ताकत आनी चाहिए जो हम उसका संघर्ष कर सकें, हम उसका सामना कर सकें। 8 अगस्त 1947 को जन्म लिया अमिता जी ने और आप साहित्यकार होने के नाते समाज सेवा में भी बहुत ज़्यादा आगे रहीं। समाज सेवा में आपको कैसी अनुभूति होती है? समाज सेवा की अनुभूति जो है यदि वो वाकई में सच्चे मन से की तो मुझे लगता है कि उसको समस्त प्राप्ति हो जाती है। संतुष्टता और संतोष की प्राप्ति उसको पहले होती है। यदि मान लो मन से नहीं किसी के स्वार्थवश की हुई होगी तो डेफिनेटली उसको दुख होगा, नहीं मिलता है, उसको जो चाहिए वो नहीं मिलता है। और आज समाज सेवा करते समय मुझको बड़ा आनंद इस बात का होता है कि मैं अंत मेरा बहुत अच्छा जाएगा जिससे मैं संतुष्ट होकर इस काम को कर रही हूँ। आज भी वही हूँ, आज भी मैं काम करती हूँ।
समस्याएं हल करती हूँ, बच्चों की समस्याएं हल करती हूँ, पेरेंट्स की समस्याएं हल करती हूँ। और इसके साथ में उस संस्था की जो संस्थापक है उसको जब जब भी आवश्यकता मेरी पड़ती है मैं उसको सहयोग देती हूँ। असहाय बच्चे हों, असहाय महिला हों, दिव्यांग महिला हों, उनके लिए काफ़ी अच्छा कार्य करने वालों में एक नाम अमिता मराठे जी का है। हम इंदौर की जनता की ओर से उनको हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। कुछ किताबों के दर्शन हम करवा रहे हैं अपने दर्शकों को। संजीवनी जीवन मूल्यों के प्रेरक प्रसंग, इसका संपादन आपने किया है, संकलन भी किया है। ये किताब काफ़ी प्रशंसा प्राप्त कर रही है। और दूसरी किताब है मनोगत, अमिता मराठे जी की यह किताब है और इसको भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। और हम इस किताब का अध्ययन करेंगे और इसको मीडिया द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करने में सहायक होंगे। एक किताब आपकी नव पल्लव है, बहुत सुंदर साहित्य का सृजन, और सारे देश की पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख कविताएं प्रकाशित होकर सराही जाती हैं। और नई दिशा, एक किताब के हम दर्शन करा रहे हैं, संपादन एवं लेखन अमिता मराठे जी का है। अब हम आज आपसे साक्षात्कार के दौरान अंतिम सवाल करना चाहेंगे कि इंदौर में साहित्यकारों की कैसी स्थिति है, क्या सरकार द्वारा या संगठनों द्वारा उचित मदद उसको मिलती है? साहित्यकारों को आजकल कई ग्रुप निकले हैं मोबाइल पर, और उसके अंदर क्या होता है कि वो कुछ न कुछ ऐसे प्रोग्राम करते हैं जिससे साहित्यकारों का उत्साह बढ़ता है। गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट जो सहयोग देना चाहती है वो बहुत कम है। और जिसके कारण क्या है कि एक साहित्यकार अपनी स्थिति में ही, वस्तु स्थिति में जैसा है वैसा का वैसा बना रहता है। उसको ऊपर उत्कर्ष होने के लिए कोई एक ऐसा बहुत प्रामाणिक, जिसे कहेंगे कि ज़्यादा ऐसा सहयोग नहीं मिल पाता। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इसके ओर ध्यान नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती है? क्योंकि सरकार के पास में इतना वक्त ही नहीं है कि वह एक साहित्यकार कितना अपनी कलम से कितनी बड़ी तेज आवाज़ निकाल रहा है और जिसको वह सब को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको करना चाहिए। और साहित्यकार जो है वह आपस में ही अपने में संतुष्ट हो जाते हैं। उनको ऊपर, क्योंकि मैं अभी कई ऐसे कार्यक्रमों को मैं जाती हूँ और कार्यक्रमों में मैं देखती हूँ, वो लोग अपनी रचनाएं पढ़ते हैं और आनंद मनाते हैं। सब कुछ ये पूरा हो जाने के बाद में जो मूल बात रहती है, तो इकोनॉमिकली आर्थिक परिस्थिति सबके सामने आती है, परंतु उस परिस्थिति के बीच में आप कौन सी संस्था किसको सहयोग कर रही है ये कुछ पता नहीं चलता। बहुत अच्छा साक्षात्कार आपका रहा। अमिता मराठे जी ने सच कहा है और किसी कवि ने कहा है, सच कहना बगावत हो तो समझो हम भी बागी हैं। सच बात यह है कि सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कलाकारों का, पत्रकारों का या साहित्यकारों का या खिलाड़ियों का, किन्हीं या चित्रकारों का कोई सर्वेक्षण आज तक नहीं किया गया है। और हम 52 साल की पत्रकारिता के बाद यह जोर शोर की आवाज़ उठाते हुए कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें इन कलाकारों का, साहित्यकारों का, खिलाड़ियों का, सबका एक सर्वेक्षण करें, समस्या सर्वेक्षण करें और उनकी पूरी मदद करें। यदि साहित्यकार, कलाकार, खिलाड़ी बढ़े तो हमारे राष्ट्र का नाम और अधिक रोशन होगा।